बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम आगाज़ कर रहे हैं चैप्टर 3 का पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। शुरू में हम बात करते हैं कि कर्व फिटिंग का क्या प्रॉब्लम है, क्या होती है कर्व फिटिंग, और इसके दो अंदाज हैं, इंटरपोलेशन और रेग्रेशन। ये दोनों अंदाज क्या हैं और इनमें क्या फ़र्क हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं चैप्टर 3 के पहले लेक्चर में। चैप्टर 3 पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। हम हैं कॉरिडोर 1 पे, यानी बेसिक्स। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज कर्व फिटिंग? कर्व फिटिंग होती क्या है? कर्व फिटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ कर्व, यानी मैथमेटिकल फंक्शन दैट रीजनेबली फिट्स द गिवन डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स अलोंग ए कंटिन्यूम। यानी किसी कंटिन्यूअस डोमेन में से कुछ एक्स वैल्यूज यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज हैं, उसके करॉस्पॉन्डिंग हमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज मालूम हैं। अब ये डिफरेंट फैले हुए एक्स पॉइंट्स हैं और करॉस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज हैं, लिहाजा हम इन्हें डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स कह सकते हैं। डिस्क्रीट इस सेंस में कि एक्स की एक वैल्यू है, फिर गैप के बाद एक्स की दूसरी वैल्यू है, फिर कुछ गैप के बाद एक्स की तीसरी वैल्यू है। इस तरह एक्स की वैल्यूज फैली हुई हैं। एक्स वैल्यूज का इंटरवल नहीं है, बल्कि किसी इंटरवल के अंदर मौजूद डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं। उन अलग अलग कुछ वैल्यूज पे जो करॉस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हमें मालूम हैं, तो इस तरह से एक्स वाई वैल्यूज के यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के पेयर्स बनेंगे, एक्स वाई पेयर्स। तो ये हर पेयर एक डेटा पॉइंट कहलाएगा। तो हमें कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन हैं और हमने इनको इस्तेमाल करके एक ऐसी कर्व या फंक्शन बनाना है जो कि इन डेटा पॉइंट्स के हवाले से जो ओरिजिनल फंक्शन होना चाहिए उसे अप्रोक्सीमेट करेगा। द ऑब्टेन्ड कर्व offers a simpler alternative to the original function whose values at discrete points were given। यानी वो फंक्शन जिसकी मुख्तलिफ एक्स वैल्यूज पर करॉस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज गिवन हैं, उस ओरिजिनल फंक्शन के अल्टरनेटिव के तौर पे हम एक सिंपल कर्व बनाएंगे। The obtained curve might be used to estimate the function values at points between the given data points and sometimes beyond the given data points as well। यानी हमें जिन x वैल्यूज पे करॉस्पॉन्डिंग y वैल्यूज मालूम हैं, हम एक कर्व कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें इन गिवन x पॉइंट्स के अलावा जो बाकी दरमियान में कहीं और कोई x वैल्यू है, उस पर करॉस्पॉन्डिंग y वैल्यू जो फंक्शन की होनी चाहिए, उसको हम इस बनाई गई कर्व के जरिए से अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। क्वेश्चन 2। व्हाट आर द टू जनरल अप्रोचेस फॉर द कर्व फिटिंग? हाउ कैन द चॉइस बी मेड बिटवीन द टू अप्रोचेस? तो दो अप्रोचेस कौन सी हैं कर्व फिटिंग की? एक है रेग्रेशन और दूसरी है इंटरपोलेशन। रेग्रेशन में होता क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ कर्व दैट प्रोवाइड्स फॉर जनरल ट्रेंड ऑफ द डेटा and that curve is not required to pass through any of the data points। यानी रेग्रेशन कर्व एक ऐसी लाइन या कर्व होगी जो कि गिवन डेटा पॉइंट्स के अराउंड से कहीं पास करेगी, उनके दरमियान से भी पास कर सकती है किसी में से, लेकिन शर्त कोई नहीं है इन जनरल। बहरहाल वो एक ऐसी लाइन होगी जो कि ट्रेंड बताएगी डेटा का कि एक्स के साथ साथ वाई में चेंज आ रही है, वो चेंज का ट्रेंड क्या है। इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिटिंग अ कर्व a single function or a piecewise function that interpolates यानी passes through each of the given data points। जबकि इंटरपोलेशन में जो हमें कर्व हासिल होती है वो गिवन डेटा पॉइंट्स में से पास करेगी। जो उसका मेन पर्पस है वो ये है कि जो गिवन एक्स वैल्यूज हैं उनके दरमियान में कहीं किसी और एक्स वैल्यू पे करॉस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू चाहिए, तो ये इंटरपोलेशन से हासिल होने वाला फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है जो कि एक पॉलिनोमियल होता है, लिहाजा हम इसे पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन भी नाम देते हैं। अगर ये फिगर नोट करें तो ये तीन फिगर्स में सेम डेटा पॉइंट्स गिवन है जिन्हें ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। हर डॉट एक डेटा पॉइंट है, यानी हर ब्लैक डॉट इससे करॉस्पॉन्डिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू होगी और एक डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू होगी। लिहाजा हर डॉट एक पेयर है, एक्स वाई पेयर, तो इसे हम नाम देंगे डेटा पॉइंट का। ये हमें नोन है, कुछ ये हमने कहीं से मैयर कर लिए किसी पैमाइश के ज़रिए से कि मुख्तलिफ एक्स वैल्यूज़ के ऊपर जो करॉस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज़ हैं वो हमने मैयर कर ली या कहीं से हमें गिवन है एनीवे। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स जो कि नोन है। अब ये ए बी सी तीनों पिक्चर में सेम डेटा पॉइंट्स हैं। ए में देखिए
कि हमने एक लाइन स्ट्रेट बनाई है जो कि ट्रेंड बता रही है कि किस रुख पे वैल्यू बढ़ रही हैं, किस अंदाज से बढ़ रही हैं, तो ट्रेंड का हमें अंदाज़ा हो गया। तो ये रेग्रेशन लाइन है बेसिकली, जो कि रेग्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए से हासिल हुई है। इसके मुकाबले में बी पार्ट को देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमें 7 पॉइंट गिवन थे, तो हमने 7 पॉइंट्स में से पास करने वाला डिग्री 6 का पॉलिनोमियल मालूम कर लिया है। अगरचे ये इसके बाद भी होगा, लेकिन हमारा कंसर्न क्या है, पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक जो कर्व बनेगी वो हमारा मेन कंसर्न है। और ये कर्व नोट करें कि हर पॉइंट्स में से पास करती है और ये डिग्री 6 का पॉलिनोमियल होगा। ये एज ए सिंगल फंक्शन फाइंड आउट किया गया है। जबकि यहाँ पे नोट कीजिए कि पहला और दूसरा पॉइंट ज्वाइन करके एक पॉलिनोमियल मालूम किया गया, सेकंड थर्ड के दरमियान में एक पॉलिनोमियल है, थर्ड फोर्थ में एक पॉलिनोमियल, इस तरह से हर दो कंसेक्टिव पॉइंट दरमियान में एक डिग्री 1 का पॉलिनोमियल फिट कर लिया गया है। तो इस तरह से ये एक ओवरऑल जो पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक पॉलिनोमियल बनेगा वो 1 2 3 4 5 6 पीसेस को ज्वाइन करके, 6 सिंगल पॉलिनोमियल ज्वाइन करके एक कंबाइंड पीस वाइज पॉलिनोमियल बनाया गया है। तो पहले केस में कर्व फिटिंग है रेग्रेशन लाइन वाली, दूसरे केस में इंटरपोलेशन विद द सिंगल फंक्शन है, और सी केस में इंटरपोलेशन विद पीस वाइज लीनियर फंक्शन, so that every pair of two consecutive data points is joined by a line segment। तो ये पीस वाइज इंटरपोलेशन की गई है। तो ये तीन अंदाज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में फ्रीक्वेंटली देखते हैं। The choice of regression and interpolation can be made based on the amount of error associated with the data points। यानी डाटा पॉइंट्स कहाँ से हासिल हुए हैं, उनमें सर्टेनिटी कितनी है, नॉइज कितनी है और एक्यूरेसी कितनी है, कितनी उनके साथ एरर अटैच है। इस हवाले से भी बाज़-औक़ात हम रेग्रेशन या इंटरपोलेशन में चॉइस कर सकते हैं कि हमने इनमें से कौन सा काम करना है, रेग्रेशन के ज़रिए से कर्व फिटिंग करनी है या इंटरपोलेशन के ज़रिए से कर्व फिटिंग करनी है। In the case of a high degree of error or noise in the data points, regression might be more relevant. In the case of a high degree of accuracy in the data points, interpolation might be more relevant. What is the polynomial interpolation? Suppose that the values of a function at different points x0, x1 up to xn are known. यानी हमें data points known है. The points xi are referred to as nodes or arguments, and the n+1 ordered pairs xi fxi, where I varying from 0 to n, are referred to as data points। यानी हर पेयर एक डाटा पॉइंट होगा। डाटा पॉइंट में जो खास चीज़ है नोन है वो क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है। यानी किसी x पॉइंट के लिए करॉस्पॉन्डिंग y वैल्यू या डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू नोन है, तो इस तरह से ये पेयर कहलाएगा डाटा पॉइंट ऑफ फंक्शन f। इंटरपोलेशन और मोर प्रिसाइजली पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन refers to the process of approximating the values of f at any intermediate point to the given data points। पहला पॉइंट अगर x0 है और आगे चलते चलते आखिरी पॉइंट xn आ गया, इन पर तो हमें f की वैल्यू मालूम है, लेकिन इनके दरमियान में जो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे उनमें से किसी पर हमने f की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है, तो उस प्रोसेस को हम नाम देंगे इंटरपोलेशन का। और इंटरपोलेशन की जो स्पेसिफिक चीज़ है वो ये है कि हम गिवन डाटा पॉइंट्स को यूज़ करके इनमें से पास करने वाला यूनिक पॉलिनोमियल मालूम करेंगे। अगर ये n+1 पॉइंट्स हैं तो एट मोस्ट डिग्री n का पॉलिनोमियल मालूम किया जा सकता है। तो जब वो पॉलिनोमियल आ जाएगा तो अब दरमियान में से कोई भी पॉइंट लेकर अगर उस पॉलिनोमियल पुट करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, वो f की वैल्यू का मुतबादिल होगी। लेकिन पॉलिनोमियल की जो बेसिक शर्त क्या थी कि अगर उस पॉलिनोमियल में कोई भी इनमें से x0, x1 अप टू xn जो नॉन डेटा पॉइंट्स हैं इनके लिहाज से कोई भी x वैल्यू पुट करेंगे तो इससे पॉलिनोमियल से भी वही जवाब मिलेगा जो f ऑफ xi हमें मिलता है। इसी को हम कहते हैं कि गिवन डेटा पॉइंट्स में से पॉलिनोमियल पास करता है। And then the polynomial Pn serves as the formula to approximate the function values at intermediate points to the given data points, and thus is referred to as interpolating polynomial. If the polynomial Pn is used to approximate the function values beyond the given data points, then the process is called extrapolation. The polynomial Pn is alternative or approximation to the original function f, where f may be explicitly known or not. The motivation behind using a polynomial as the approximating function is that the polynomials are continuously differentiable and also integrable to any order,
and the result is again a polynomial. Moreover, polynomials can be used to approximate functions to any desired degree of accuracy. यानी खास बात क्या है कि हम फंक्शन के मुतबादल के तौर पे जब पोलिनोमियल लेकर आते हैं, इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल, तो वो जो इंटरप्रेटिंग फंक्शन है वो पोलिनोमियल ही क्यों हो, तो उसकी स्पेशलिटी यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है. स्टेट द थ्योरम अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग पोलिनोमियल ऑफ अ फंक्शन. वेरस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम. For every continuous function f defined on an interval ab and for any error bound epsilon greater than 0, there exists a polynomial pnx such that f of x minus pnx का डिफरेंस जो होगा वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से for all x belonging to ab. Remark: this theorem ensures the existence of an interpolating polynomial that might approximate a given function over a closed interval to any desired degree of accuracy. इसका मतलब ये है कि हम किसी भी इंटरवल में फंक्शन के मुतबादल के तौर पर एक पोलिनोमियल लेकर आ सकते हैं जो कि उसे डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक अप्रोक्सीमेट कर सकता है. Establish the uniqueness of the interpolating polynomial. किसी फंक्शन के मुतबादल के तौर पर गिवन डेटा पॉइंट्स की मदद से जो इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल आएगा वो यूनिक होता है. तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमें n+1 डेटा पॉइंट्स गिवन है, यानी x0, x1, x2 अप टू xn पर हमें f की वैल्यू मालूम है इन सारे पॉइंट्स पे. हम प्रूव करते हैं कि इनमें से पास करने वाला पोलिनोमियल pn वो यूनिक है. तो ऐसा करने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि एक और भी पोलिनोमियल है qn जो कि फंक्शन को इन्हीं गिवन डेटा पॉइंट्स पे इंटरपोलेट कर रहा है. देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ द इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल होगा क्या कि अगर हम p की वैल्यू मालूम करें xi पॉइंट्स पे, वो फंक्शन जैसी आएगी क्योंकि p f को इंटरपोलेट कर रहा है. सिमिलरली q भी इंटरपोलेट कर रहा है, लिहाजा qn xi इज इक्वल टू fxi होगा. हम इसे रिलेट कर सकते हैं. देन फॉर द n+1 नोड्स द डिफरेंस बिटवीन द सेम वैल्यूज इज 0. इसका मतलब है p की वैल्यू जो x0 पे होगी वही q की वैल्यू x0 पे होगी, लिहाजा उनका डिफरेंस 0 हो गया. p की वैल्यू जो x1 पे होगी वही q की वैल्यू x1 पे होगी, लिहाजा दोनों का डिफरेंस 0 है. तो इसका मतलब ये हुआ जो गिवन नोड्स हैं x0, x1, x2 अप टू xn, इन नोड्स पे जो p और q की वैल्यूज हैं वो सेम है और उनका डिफरेंस 0 है. लिहाजा हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट द पोलिनोमियल pn माइनस qn, एक और पोलिनोमियल जो कि बेसिकली pn और qn के डिफरेंस से आया है, विच इज ऑफ एटमोस्ट डिग्री n, और मैक्सिमम जिसकी डिग्री n होगी. अगर p की डिग्री एटमोस्ट n है और q की डिग्री एटमोस्ट n है तो इनके डिफरेंस से बनने वाला तीसरा पोलिनोमियल pn माइनस qn, एक तीसरा पोलिनोमियल वो भी एटमोस्ट डिग्री n का होगा. हैज n+1 रूट्स. इसके n+1 रूट्स है. क्यों कि p माइनस qn ये जो फंक्शन बन रहा है इसकी वैल्यू x0 पे भी 0 है, x1 पे भी 0 है, अप टू xn पे भी 0 है. इसका मतलब है कि इस फंक्शन के pn माइनस qn फंक्शन के n+1 रूट्स हो गए. हाउएवर a non-zero polynomial of degree n or less cannot have more than n roots. जबकि वो पोलिनोमियल जिसकी n डिग्री हो तो उसके n या उससे कम रूट होंगे, यानी एटमोस्ट n रूट होंगे. लेकिन ये डिग्री n का ऐसा पोलिनोमियल निकल आया है जिसके n+1 रूट्स हैं. दिस मीन दैट pn माइनस qn इज 0 पोलिनोमियल. ऐसा तभी पॉसिबल है जब pn माइनस qn जो पोलिनोमियल बना है वो 0 पोलिनोमियल है. अब इसके n से भी ज्यादा रूट्स हो सकते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि pnx माइनस qnx इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यानी ये 0 पोलिनोमियल हो गया. इसका मतलब है कि pnx इज इक्वल टू qnx. तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम पोलिनोमियल है. दिस एस्टैब्लिशेस द यूनिकनेस ऑफ द इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल. नोट दैट द यूनिकनेस ऑफ द इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल कैन बी परसीव्ड बाय द फैक्ट दैट देयर इज ओनली वन स्ट्रेट लाइन दैट इज a first order polynomial that connects the given two data points, and there is only one parabola that connects the given three data points. इस बात को समझने के लिए यूं भी मिसाल ले लीजिए कि अगर आप दो पॉइंट्स ले लेते हैं प्लेन के ऊपर, एक पॉइंट और कुछ फासले पे दूसरा पॉइंट. इन पॉइंट्स में से अगर लाइन पास कराई जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है.
वो स्ट्रेट लाइन यूनिक होगी जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी दो गिवन डेटा पॉइंट्स के लिए जो इंटरपोलेटिंग लाइन आएगी वो यूनिक है। इसे परसीव करना बहुत आसान है। इन जनरल n+1 डेटा पॉइंट्स में से जो डिग्री n का पॉलिनोमियल पास करेगा वो भी यूनिक होगा। क्वेश्चन 6, explain with an example of a well-known general form of a polynomial that the same polynomial can be expressed in alternative forms that are equivalent to each other. Suppose that a quadratic polynomial p2 passes through 3 data points. The general form of the quadratic polynomial p2 can be assumed as, हम p2 ऐसे ले सकते हैं b0 प्लस b1 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस b2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1। अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो x और x आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें x स्क्वायर वाली टर्म प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि p2 डिग्री 2 का यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वेयर b0, b1, b2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस स्पेशल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो इसे हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, यानी x की पावर्स के लिहाज से कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लें, जिसमें a0 इसके इक्वल बन जाता है, a1 इसके इक्वल आ गया और a2 इसके इक्वल आ गया। आर द कोफिशिएंट्स इन द स्टैंडर्ड बट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी हम इस फॉर्म से फैमिलियर हैं। इसको रीअरेंज किया जाए तो ये वाली फॉर्म भी बन सकती है। ये भी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है और ये भी वही डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। बहरहाल ये दोनों फॉर्म्स इक्विवेलेंट हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।